ओके। अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग जो है वो एक नए एरिया स्टार्ट करने जा रहे हैं, F3 पेपर का, विच इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अच्छी बात ये कि लास्ट एरिया F3 के पेपर का। ठीक है। अच्छा जी। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बन जाती हैं। ठीक है। तो अब लास्ट स्टेज ये आ जाती है कि हमें उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना होता है, उनका एनालिसिस करना होता है। क्यों करना होता है? ताकि जो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं वो उसका एनालिसिस देख सकें, उसको समझ सकें और इंटरप्रेट, ताकि जी जो एक आपकी इंटेंडेड ऑडियंस है, जो आपकी इंटेंडेड ऑडियंस है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ सके, इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ताकि वो भी जो भी उसने डिसीजंस वगैरह लेने हैं वो ले सके। ठीक है। तो जब आपने इंटरप्रेट करनी है, एनालिसिस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? यूजर्स को आइडेंटिफाई करना है कि यूजर है कौन। क्या वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, या कोई वो आम जनता है, कंपनी की मैनेजमेंट है, कौन? ताकि उस हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप उसको इंटरप्रेट वगैरह कर सकें। एक चीज। नंबर टू, एग्जामिन करना होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। एग्जामिन करना होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कि जी आप ऑब्वियसली जब इंटरप्रेट करना है, एनालिसिस करना है, तो पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का आप एग्जामिन करोगे। फिर आप उसको एनालाइज करोगे, एनालाइजिंग करोगे, यानी उसको कंपेयर करोगे प्रीवियस पीरियड से या इंडस्ट्री के किसी कॉम्पिटिटर से। उसको इवेल्युएट करोगे और उसकी बेसिस पर आप प्रिडिक्शन करोगे कि फ्यूचर में क्या रिजल्ट आ सकते हैं, कितनी सेल्स होती हैं, कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं। और फिर आप फॉर्मेट करोगे उस फॉर्मेट में जिसमें आपने जो है वो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग वगैरह करनी है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर्स और एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? जो कि आप ही के ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, मैनेजमेंट वगैरह के लोग होते हैं। उसके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे होते हैं और इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब वो क्यों कर भाई, इंटरनली क्या जरूरत है? इंटरनली ये जरूरत है कि आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, आप अपनी मैनेजमेंट को देंगे। मैनेजमेंट जब वो एनालिसिस वगैरह देखेगी, तो फिर वो ये देखेगी कि अभी हमारी क्या पोजीशन है मार्केट में, और फिर इस अपनी स्टैंडिंग को, अपनी रेपुटेशन को मजीद किस तरह बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन से एरियाज हैं कहाँ पे हम, जहाँ पे हमने इम्प्रूव होना है, एंड ऑल दैट। ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स हैं। डिफरेंट यूजर्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है। एक तो आपका शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर होता है, शेयर होल्डर कहेगा कि यार मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर आपके बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि उन्होंने आपको लोन देना है या नहीं देना है। फिर अच्छा जी, या आपके शेयर्स वगैरह लेने हैं नहीं लेने हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है, ऑब्वियसली उसका क्या इंटरेस्ट है भाई, आपसे टैक्स वगैरह चार्ज करना है। सो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंटरेस्ट होल्डर्स होते हैं, जिनके डिफरेंट नीड्स होते हैं। ठीक है। मैं द फॉलोइंग यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ओपिनियंस। पहला कौन है भाई? आई वांट टू सी हाउ प्रॉफिटेबल द बिजनेस इज, द लेवल ऑफ dividends that shareholders are paid will depend on the level of profits. I will also be considered whether costs are being kept under control and if its assets are being well managed. सिंपल है, बहुत इजी है भाई, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है। ठीक है। फिर
I'll be interested in the level of profit because part of my income is related to how profitable the business is. I will also be concerned about whether costs and assets are being well managed. If inventory levels are high, this will mean that business is incurring holding costs and that money is being invested in inventory rather than being in the bank amount account from having sold the goods. ये भाई supplier, ठीक है. Member of the public. I want to show that we will be paid for the goods that we have sold to the business and we may stop supplying the business if we are not certain we will get paid. Oh, sorry. ये ठीक करें जरा थोड़ा सा. ये आ गया आपका सप्लायर. अरे है. ये सप्लायर आ गया. और ये मुझे लग रहा है कि आपकी पब्लिक आ गई. फिर I want to know that we will be paid back and if the business can meet the loan commitments including interest payments. ये आपका आ गया फाइनेंस प्रोवाइडर. ठीक है. अच्छा जी. फाइनली लास्ट ऑफ मैनेजर ही लग रहा है. आई विल बी इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट द बिजनेस इज मेकिंग बिकॉज आई एम कंसर्न अबाउट द प्राइसेस आई एम बीइंग चार्ज फॉर द बिजनेस गुड्स. मैनेजर लग रहा है. आए जी देखते हैं. I will be want to know that will be paid back and if the business can meet its loan commitments, finance provider. ठीक हो गया हमारा. I'll be interested in the level of profits because of my income is related to know the how profitable the business is. Okay, ये वाला जो है ये वाला ये इसका है. ठीक है. I'll be interested in the profits because the business is making because I am concerned about the prices I am being charged for the business goods. ये आ गया. ठीक है. I want to show that we'll be paid for the goods that we have sold to the business and we may stop supplying the business if we are not certain we'll be get paid. ये ठीक हो गया हमारा. ये भी ठीक हो गया. ठीक है. I want to see how profitable the business is because the level of dividends that shareholders are paid will depend on the level of profits. I will also be concerned whether costs are being kept under control and if assets are being well managed. ये भी ठीक हो गया. ठीक है. रेशियो एनालिसिस पे आ जाए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप ऑब्वियसली रेशियोज की बुनियाद पे ही एनालाइज किया जा सकता है. रेशियो क्या है? ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन टू नंबर्स और ये डिटरमाइन करता है कि मीनिंगफुल कंपैरिजंस आपको दे देता है इंटरप्रेट करने को. ठीक है. पर्पस क्या है रेशियो एनालिसिस का? कि पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एंड एनालाइजिंग द रेशियोज फॉर अ कंपनी कैन असिस्ट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स providing a uniform measurement which will act as an indicator of areas for further investment in the current period. कहाँ पे आप करंट पीरियड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. द पैटर्न ऑफ रिजल्ट्स आपका क्या आ रहा है समराइज करेंगे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फाइनेंशियल डाटा. रिड्यूस करेंगे फाइनेंशियल डाटा ताकि फ्यूअर वेरिएबल्स हों. ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट कि भाई क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं एब्सोल्यूट या मॉनेटरी अमाउंट्स में. इंडिकेट करेंगे एरियाज को जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग या वीक हो रही होगी. ठीक है. अब रेशियो एनालिसिस का जो कंपैरिजन है वो प्रीवियस और करंट पीरियड्स में हो सकता है यानी कि हिस्टोरिकल कंपैरिजन. टारगेट या बजटेड हो सकता है यानी कि स्टैंडर्ड या एक्चुअल फिगर्स की बुनियाद पे. अदर कंपनीज इंडस्ट्री एवरेजेस पे हो सकता है. ठीक है. अब हमारे पास बेस वेरियस क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है. एक होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पे हो सकती है यानी कि रेशियोज को आप डिराइव कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से. ये पोजीशन रेशियोज कहलाते हैं. ये कौन से रेशियोज कहलाते हैं? पोजीशन रेशियोज वो रेशियोज जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से ड्राइव हो जाते हैं. फिर एक होता है बाय फंक्शन. ठीक है. कि किस तरह बिजनेस परफॉर्म कर रहा है यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी या एफिशिएंसी. फाइनेंशियली किस तरह कंपनी स्टैंड कर रही है. ये लिक्विडिटी और पोजीशन रेशियोज होते हैं. और फिर पोटेंशियल यानी कि मार्केट स्टैंडिंग आपकी क्या चल रही है. ठीक है. की अकाउंटिंग रेशियोज हमारे पास आ जाते हैं.
प्रॉफिटेबिलिटी में हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, फिर हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट परसेंटेज, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, और फिर रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाती है लिक्विडिटी, करंट रेशो, क्विक रेशो, एफिशिएंसी हमारे पास आ जाता है एसेट टर्नओवर, लॉन्ग टर्म एसेट टर्नओवर, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, और पोजीशन में गियरिंग रेशो और इंटरेस्ट कवर आ जाता है। ठीक है। सो पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हम लोग देखें। जनरली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो हैं वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से ही आ रहे होते हैं। इन कंट्रास्ट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है वो कंसीडर करते हैं एंटिटी साइज की बुनियाद पे आ रहे होते हैं, और कुछ फाइनेंशियल पोजीशन से भी आ जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपको क्या शो करते हैं जनाब, कि कितनी कंपनी की जो है इनकम बेटर रही है, कितने एक्सपेंसेस रहे हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि बिजनेस का अपनी कॉस्ट पे कितना कंट्रोल रहा है। टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है आपके, अब आप देखते हैं जरा। एक जनरल प्रॉफिटेबिलिटी है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन। फिर एक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें कौन कौन से रेशियोज आ रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट टर्नओवर, और रिटर्न ऑन इक्विटी। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये आपको बता रहा होता है कि कितनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी, ट्रेडिंग कितनी प्रॉफिटेबल रही है। इंडिकेट करता है कि कंपनी ने कितना मार्कअप जनरेट करा है, सेल प्राइस कितनी बेहतर रही है या हो सकती थी। रेशो जो है वो कंपेयर करता है कंपनी को इन अंडर द सेम बिजनेस सेक्टर। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन बिजनेस का एजुकेशन बिजनेस के साथ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ, होम अप्लायंसेस को होम अप्लायंसेस के साथ, एफएमसीजी एफएमसीजी के साथ, रिटेल का रिटेल के साथ, वाइस वर्सा। तीसरा कंप्यूट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। ग्रॉस प्रॉफिट ये आपको बता रहा होता है कि ओवरऑल रेवेन्यू की निस्बत कितना हमने जीपी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करा। ठीक है। अच्छा जी, रेवेन्यू याद रखना नेट ऑफ डिस्काउंट्स लेंगे और कस्टमर रिटर्न। ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स होगी, याद रखना ये बात। ठीक है। फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स, और याद रखना रखेंगे फॉर द पर्पस। ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट में आपके पास लेबर ओवरहेड्स वगैरह भी आ जाते हैं। मार्जिन जो है उसके अंदर ओवरऑल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस हम लोग जब करने करेंगे तो ये परसेंटेज में आएगा। ठीक है। और ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन परचेजिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यूज। ठीक है। लो या डिक्लाइनिंग ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो एक एडवर्स साइन होती है, वो एक एडवर्स साइन होती है। और डिक्लाइन जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में वो क्यों होगा? पहला, सेलिंग प्राइस गिरने की वजह से, सेल मिक्स आपका अच्छा नहीं रहा होगा, परचेज कॉस्ट आपकी बढ़ सकती है, प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई है, लेबर या ओवरहेड्स वगैरह की, वो ओवर स्टेटमेंट हो गई है ओपनिंग इन्वेंट्रीज की, या अंडर स्टेटमेंट हो गई है क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की, ये इसकी रीजन हो सकती है। हमेशा डिक्लाइन की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है ड्रॉप इसलिए आए क्योंकि अभी प्रोडक्ट आपने जो लॉन्च करी है वो मार्केट में न्यू है, नई है। तो भाई आपने जो है उसको लो प्राइस पेनेट्रेशन पे किया ताकि आप मार्केट शेयर इंक्रीज कर सकें। ठीक है। इसी तरह इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी है, वो इसलिए भी हो सकता है सेलिंग प्राइस जो है विदाउट इंक्रीजिंग कॉस्ट, आपने सेलिंग प्राइस ठीक ठाक बढ़ा दी। डिक्रीज इन कॉस्ट जो है वो प्रोपोर्शनली कस्टमर्स की वजह से भी हो सकता है, यानी कि जो कॉस्ट आपकी कम हुई है वो आपने कस्टमर्स तक पास नहीं करी। ठीक है। सेलिंग प्राइस बढ़ा दी, कॉस्ट उतनी थी, कमी थी या कम हो गई, अब मार्जिन आप ज्यादा उठा रहे हो तो जाहिर है आपको फायदा हो गया। अंडर स्टेटमेंट ऑफ ओवर इन्वेंट्री या स्टेटमेंट ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हो सकता है। ठीक है।
अब ऑपरेटिंग या नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग या नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंडिकेट करता है कि रेवेन्यूज कितना एक्सीड हुए हैं, ऑपरेटिंग कंपनी के लिए कितना है, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन कॉस्ट आ जाती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन शो करता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, और ये मेजर करता है कि किस तरह इनडायरेक्ट कॉस्ट मैनेज होती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस क्या है? ये इंडिकेटर है कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। मूवमेंट जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन का वो कंपेयर होगा टू द मूवमेंट इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और ये एक्सपेक्ट करता है कि ये इम्प्रूव करे, ये डिटीरियोरेट करे इन लाइन विद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। रिलेटिव इम्प्रूवमेंट जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन की वो क्यों हो सकती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट या सिग्निफिकेंट गेन हो जाए, फॉर एग्जांपल प्रपोज प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ पर्टिकुलर एसेट, वन ऑफ डिस्पोजल हो गया है। रिलेटिव डिटोरिएशन हो गई नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल आपका वीक था, वन ऑफ कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा आ गई किसी भी वजह से। ठीक है। अब इस रेशियो को अगर आपने फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है तो कैलकुलेट करोगे स्पेसिफिक आइटम्स अंडर द परसेंटेज ऑफ सेल्स, फॉर एग्जांपल एडमिन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। ठीक है। फिक्स कॉस्ट सच एज रेंट जो है वो इन लाइन चेंज नहीं हुई है, और नेट प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो एक्सपेक्टेड हो रही है कि वो फ्लक्चुएट होगी। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एग्जांपल आ रही है, statement of profit or loss या Kaizen company for the year ended 31st March 5 has been prepared as follows. Kaizen company statement of profit or loss for the year ended 31st March X5, रेवेन्यू आपके पास आ रहा है 19,350। ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स ये आपको मिला के ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, जी आपका जीपी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट आ गई है, पीबीटी आ गया, फाइनेंस कॉस्ट आ गई है। ये हमारा पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसमें से निकालें, 7090, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स 19,350 से डिवाइड करा मल्टीप्लाई बाय 100, 36.6%। काइजन कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3680 आ रहा था हमारा, यस। ठीक है। सेल्स हमारी आ रही है 19,350 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया? 19%। ठीक है। शेयर होल्डर कंपेयर करते हैं कंपनी रेशियोज को अदर शेयर्स, और वो कंक्लूजन दे देते हैं कंपनी का कि कॉस्ट ऑफ द करंट ईयर क्या रहती है। लाइकवाइज कंपनी डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपेयर कर सकते हैं अपने फिगर्स को अगेंस्ट द अदर बिजनेसेस कि किस तरह कंपनी परफॉर्म कर रही है। अब आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो एक प्राइमरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, और ये शो करता है प्रोडक्टिविटी, कितने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, और बिजनेस ने कितने रिसोर्सेज डिप्लॉय करी हैं, और उसके अगेंस्ट कितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो। ठीक है। इसको हम लोग प्यार से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को आरओसीई या रोस भी कहते हैं। ठीक है। आरओसीई या रोस बिफोर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब रिजर्व में आपका क्या क्या आता है? रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिटेन अर्निंग वगैरह। ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या डिविडेंड्स जब आपके पे हो जा सकते हैं फाइनेंस प्रोवाइडर्स को सच एज बैंक्स एंड शेयर होल्डर्स, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट फंड जो कि शेयर होल्डर से रिलेटेड होते हैं, प्लस लोन्स जो कि विद इन ईयर आपने पे नहीं करने होते। टोटल एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटी से कैलकुलेट हो सकता है शेयर होल्डर्स इक्विटी, जिसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी आपकी आ जाती हैं। ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है अगर 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 रोज मार्जिन जो है वो लो आ रहा है, ये इंडिकेट कर सकता है कि आप अपनी इनफ रिसोर्सेज, यानी इतनी रिसोर्सेज हैं उतनी आप यूज नहीं कर रहे, इनफ रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे। लो रिटर्न में रिजल्ट इन लॉस इफ द इकोनॉमी डिटेरिएट्स, यानी कि इकोनॉमी अगर आपकी खराब हो रही है तो।
मैनेजमेंट को इन्वेस्टिगेट करना है फर्दर के नीड टू इंक्रीज है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या सेल सम एसेट्स, और ट्रेंड आपको देखने आरओसीई के एसेट्स जो कि आप रिटर्न डाउन कर देते कैरिंग अमाउंट के ओवरस्टेट के रिवैल्यूएशन जो कि डिप्रेस हो रही है, टाइमिंग ऑफ शेयर या डेट इश्यूज, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज की वजह से भी ये हो रहा होता है। ठीक है, अगर एक पार्ट ऑफ द बिजनेस मीट नहीं करता आरओसीई को उसके बजट को तो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं भाई। और बिजनेस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सीड करना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। इंटर रिलेशनशिप विद अदर रेशियोज, आरओसीई ऑपरेटिंग मार्जिन मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर। आरओसीई क्या फंक्शन है किसका, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी का। प्रॉफिटेबिलिटी में आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ये नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो भी आ रहा होता है, और एफिशिएंसी में आपके और रेशियो आ रहे होते हैं जैसे कि एसेट टर्नओवर, लॉन्ग टर्म एसेट टर्नओवर, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड और रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, जो कि हम लोग अभी देखेंगे आगे। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सेपरेट मेजर देख सकते हैं फॉर द क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट्स एज वेल। और हाई प्रॉफिट मार्जिन इंडिकेट करता है हाई प्रॉफिट ऑन ईच यूनिट सोल्ड। एसेट टर्नओवर जो है उसको क्वांटिटेटिव मेजर के तौर पे देखा जाता है, और ये इंडिकेट करता है एफिशिएंटली मैनेजमेंट जो है वो यूज कर रही है एसेट्स को या नहीं। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी जो है वो यूज की जा सकती है इन टू रोज फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस। फॉर एग्जांपल कंपनी एक्सपीरियंस कर रही है डिक्लाइन इन रोज, और ये फॉल इन प्रॉफिटेबिलिटी या ड्रॉप इन एफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। अब आ गया एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर जो है वो शो करता है नंबर ऑफ टाइम्स के कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट जो है वो टर्नओवर हुआ है इन जनरेटिंग रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल एक सेम इंडस्ट्री में जितना रेशियो ज्यादा है उतने एफिशिएंटली एसेट्स अपीयर हो रहा होगा कि वो यूज हुआ है। एसेट टर्नओवर शो करता है कि हाउ एफिशिएंटली बिजनेस ने वो यूज करा अपना कैपिटल टू जनरेट सेल्स। एसेट टर्नओवर रेवेन्यू नेट ऑफ डिस्काउंट या कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा होता है। एसेट टर्नओवर जो है वो अफेक्ट करता है बिजनेस अकाउंटिंग पॉलिसी को रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फॉर एग्जांपल दो कंपनीज है, वो इक्विवेलेंट साइज किया वो जनरेट करता है सेम रेवेन्यू, और लोअर एसेट वैल्यू जो है वो हाईएस्ट हायर एसेट टर्नओवर आ जाता है। लोअर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट जो है वो मे बी ड्यू टू टेंजिबल एसेट्स आ जाएगा, रिटर्न ऑफ हो जाएगा ओवर शॉर्टेड एस्टिमेट यूजफुल लाइफ। अच्छा जी, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी मेजर करता है रेजिडुअल प्रॉफिट्स को, ऑनर्स के इन्वेस्टमेंट को, और ये शो करता है टू एक्सटेंड विच के एंटिटी जो है वो अचीव कर रही है ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग सेटिस्फैक्ट्री नेट इनकम। रिटर्न ऑन इक्विटी ये प्रॉफिट है ड्यू टू द कंपनी शेयर होल्डर्स। आरओई प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ठीक है, वो देखेगा कि आरओई से जो रिटर्न आ रहा है वो उसके लिए वर्थवाइल है भी या नहीं। एग्जाम्पल टू देखते हैं। सेम एग्जांपल है देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एसएफपी दिया हुआ काइजन कंपनी का। ठीक है, रेवेन्यू 19350, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 1890, 12340, 1970, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 7090, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ गई, एडमिन एक्सपेंसेस आ गए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, फाइनेंस कॉस्ट आ गई, पीबीटी आ गया, इनकम टैक्स एक्सपेंस आ गया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आ रही है यहाँ पे 28450, इन्वेंट्रीज आ रही है, ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं, टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में आपका शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर ट्रेड पेबल्स, करंट टैक्स पेबल आ रही है, और ये आपकी टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी आ रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पीबीआईटी 3680, शेयर होल्डर्स इक्विटी 20740। अभी हमने देखिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस कर दी 9500 मल्टीप्लाई बाय 100 कितनी आ गई 12.2%। रिटर्न ऑन इक्विटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड 2290 प्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स
20,740 इन 200% ये आ गया 11%। ठीक है। एसेट टर्नओवर से इज इक्वल टू सेल्स 19,350 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी 2,740 प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 9,500, कितना आ गया? 0.64 मल्टीप्लाई बाय ये 0.64x आ गया। इंट्रोडक्शन करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज पे। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो जो है वो कंसर्न करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, और ये इंडिकेट करती है एंटिटी जो है वो मीट नहीं करेगी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज फ्रॉम अवेलेबल एसेट्स। और ये गोइंग कंसर्न इम्प्लीकेशंस भी आपको बता रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है जब लिक्विडिटी में मसला होगा तो फिर भाई इन्वेंट्री बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाए, पेबल्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, कैश आपका कम हो जाए, तो क्या हो? गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम होगी। ठीक है। और टू मोस्ट कॉमन मेजर्स जो हैं करंट रेशो और क्विक रेशो हैं इसके। ठीक है। करंट रेशो और क्विक रेशो को हम एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। करंट रेशो मेजर करता है एडिक्वेसी ऑफ करंट एसेट्स, कि भाई आपके पास कितने करंट एसेट्स हैं अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए, विदाउट रेजिंग, यानी कि विदाउट गेटिंग एडिशनल फाइनेंस। किस तरह निकालेंगे? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज एट पीरियड एंड। ठीक है। करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज में इंक्लूड होते हैं सारे आइटम्स जो कि क्लासिफाई होते हैं एसएफपी में। करंट लाइबिलिटीज देखो इंक्लूड डिविडेंड्स और टैक्स पेबल्स। ठीक है। आ जाओ भाई। लेकिन आपका ओडी बैंक ओवरड्राफ्ट परमानेंट होता है फ्रॉम ईयर टू ईयर, और ये एक्सक्लूड होता है करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि ये लीगली पेएबल ऑन रीपेबल ऑन डिमांड होता है। ठीक है। करंट रेशियो एनालिसिस, जितना ज्यादा करंट रेशियो होगा उतना बिजनेस आपके लिक्विड होगा, और लिक्विडिटी जो है वो एसेंशियल होती है बिजनेस सर्वाइवल के लिए। हायर यूजुअली यूजुअली प्रेफरेबल होता है देन अ लोअर वन। इफ अगर लो या डिक्लाइनिंग है, और इसका मतलब है कि एंटिटी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस वगैरह मीट नहीं कर पाएगी या उसमें स्ट्रगल करेगी। हाई या इंक्रीजिंग रेशियो सजेस्ट करता है कि ओवर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है करंट एसेट्स में, यानी कि इन्वेंट्री रिसीवेबल्स और कैश में। करंट रेशियो जो कि 1.5:1 जो है वो यूजुअली एक्सेप्टेबल होता है, और ये यानी कि मेंटेन कर सकता है अपनी क्रेडिट वर्दीनेस। लेकिन ये रट्टा लगा के नहीं बैठ जाना, रोड लर्निंग करके नहीं बैठ जाना कि भाई कि ये बेस्ट है। डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री में गियरिंग बहुत हाई होती है और इस तरह के ये बहुत हाई होते हैं, सो इट्स डिपेंड ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। लेकिन बुकिश नॉलेज के लिहाज से याद रखना 1.5:1 इज एक्सेप्टेबल एंड गुड वन। अच्छा जी। लो रेशो इंडिकेट करता है ओवर ट्रेडिंग या अंडर कैपिटलाइजेशन है, या हाई रेशो इंडिकेट करता है अंडर ट्रेडिंग या ओवर कैपिटलाइजेशन को। करंट रेशियो ट्रीट करेगा सारे एसेट्स को, और ये इक्वली या रेडिली रिलायजेबल नहीं होते इन पर्टिकुलर। ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री जो है वो स्लो मूविंग होती है। क्विक रेशियो जो है बेटर इंडिकेटर होता है फॉर मोर इमीडिएट सॉल्वेंसी। ठीक है। क्विक टेस्ट रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो क्या है? सेम एज करंट रेशियो है, बस छोटा सा फर्क है। ठीक है। और वो क्या है? फॉर्मूले से ही देख लो भाई। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। ऐसी इन्वेंट्रीज भी होती हैं जो कि क्या होती हैं? स्लो मूविंग होती हैं। स्लो मूविंग होती हैं, जैसे कि कार इंडस्ट्री वगैरह में। ठीक है। जैसे कि कार इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं भाई, इतनी आसानी से बड़ी गाड़ियां नहीं बिकती। क्या रोज को प्राडो या सेल हो रही होती है? नहीं। रोज को लैंड क्रूजर सेल हो रही होती है? नहीं। ऐसी गाड़ियां रोज रॉयल्स क्या रोज को सेल हो रही होती है? नहीं। वो लंबे अरसे तक खड़ी रहती हैं। सो ये होती है स्लो मूविंग इन्वेंट्री, और जाहिर है ये इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होती है। इसलिए हमें ये देखना होता है कि भाई इस इन्वेंट्री को हटा के क्या हमारे पास इतने करंट एसेट्स हैं कि हम अपनी करंट लाइबिलिटीज को, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को मीट कर जाएंगे। ठीक है। सो क्विक रेशियो इंडिकेट कर सकता है सफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसीवेबल्स एंड कैश, जो कि सेटल कर सकेंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को इन पर्टिकुलर। ठीक है। क्विक रेशियो
यूजुअली 1:1 जो है वो कंसीडर किया जाता है बेहतर। इंडस्ट्रीज जिसकी हाई कैश सेल्स होती है, हाई इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड होती है, फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट्स, उनका बहुत लो क्विक रेशो होता है। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग जिसकी सीजनल सेल्स होती हैं, उसका भी लो रेशो होता है, सेल्स वॉल्यूम उसका लो ही जा रहा होता है। जब आप एनालाइज करते हैं क्विक रेशो को, एंटिटी ऑपरेट करता है ओवरड्राफ्ट को, फैसिलिटीज यहाँ पे आप कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटिटी जिसका लो क्विक रेशियो है, उस करंट लाइबिलिटीज सेटल करने में कोई मसला नहीं होता, और एडिक्वेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज उसके पास मौजूद होती है। अब ये देखो, एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज द फॉलोइंग। रिसीवेबल आ गया 900, कैश आ गया 500, पेएबल आ गया 1000। कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो, रिकैलकुलेट करना है रेशियो आफ्टर $400 इज पेड टू ट्रेड सप्लायर। बहुत सिंपल है, क्विक टेस्ट रेशियो। करंट एसेट्स 900 प्लस 500 माइनस इन्वेंट्री, यहाँ पे जीरो है। करंट लाइबिलिटीज 1000 है, 1.4:1। ठीक है। फिर करंट एसेट्स 900 प्लस 500 माइनस 400 का कैश आउटफ्लो हुआ है, अब ये आ रहा है 1.7:1। ठीक है। तीसरा हमने निकाल लिया। अब विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग कह लो, चेरी पिकिंग, विंडो ड्रेसिंग, ये सारी क्या है, ये क्रिएटिव अकाउंटिंग को किया जाता है, कहा जाता है, यानी कि मैनिपुलेशन को कहा जाता है, ये जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो रही होती है। ऑप्टेन फंडिंग, बोरो मनी, रिड्यूस करता है टैक्स पेमेंट को, स्मूथ कर देता है प्रॉफिट को, हाई लिक्विडिटी की वजह से ये आ रहा होता है। ठीक है। वेरियस एक्शन इसको किए जा सकते हैं ताकि इसका इफेक्ट कम से कम किया जा सके। इम्प्रूव ये इसलिए भी की जाती है ताकि इम्प्रूव दिखाया जा सके, लिक्विडिटी, ट्रेड पेबल दिखाया जा सके, और अगर सेटल ताकि लेटर डेट पे जाके कर दें। इंट्रोडक्शन टू एफिशिएंसी रेशियोज। एफिशिएंसी रेशियोज ये बताते हैं कि कंपनी किस तरह अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को इंटरनली मैनेज कर रही है, जिसमें आपके इन्वेंट्री होल्डिंग, रिसीवेबल्स कलेक्शन और पेएबल पेमेंट पीरियड आता है, आ रहे होते हैं। ये तीन आपके इसके अंदर रेशियोज आ रहे हैं। ठीक है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ये है, ये बताता है कि भाई इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगा, और इसको हम लोग किस तरह कंप्यूट करेंगे। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365 डेज इन पीरियड, ये आ रहा होगा। ठीक है। आगे बढ़ो। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जो है, उसके एनालिसिस क्या है कि लो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जनरली बताता है, इंडिकेट करता है सेलिंग गुड्स क्विकली। इफ इंक्रीजिंग इन्वेंट्री जो है वो टर्निंग होती है ओवर लेस क्विकली। इंक्रीज इन होल्डिंग पीरियड, फॉल इन डिमांड फॉर गुड्स, पुअर इन्वेंट्री कंट्रोल आ रहा होता है। ओवर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री की वजह से होता है, कैरी करता है, ऑब्सोलेट करता है इन्वेंट्री को। फॉल इन इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बल्क बाइंग की वजह से भी हो सकता है, बल्क डिस्काउंट की वजह से इंक्रीज कर देता है इन्वेंट्री लेवल्स को ताकि स्टॉक आउट्स कम हो। अब ये अगेन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। एक फिश मोंगर है, मछुआरा है, उसको 1 से 2 दिन। एक कॉन्ट्रैक्टर है, 200 दिन। ठीक है। जनरली हाई टर्नओवर जो है कम मतलब है कि हायर प्रॉफिट, और इंक्रीज वॉल्यूम का मतलब है कि रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन। फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जो है प्रोडक्शन टाइम के आसपास होनी चाहिए, और फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह को देखते हुए भी। तो फिर आ जाता है रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। अब ये क्या है कि भाई आपके रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगा, किस तरह निकालोगे। क्लोजिंग ट्रेडिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365 एज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी ऑफ रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड जो है वो एक्सीड नहीं करनी होती है रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स को। जितना लॉन्गर पीरियड होगा उतना ग्रेटर एक्सपेंस होगा कलेक्टिंग स्लो पेइंग या अनकलेक्टेबल अमाउंट अकाउंट्स को। इंक्रीजिंग रेशियो जो है वीक क्रेडिट कंट्रोल की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ एडिक्वेट या कलेक्शन प्रोसीजर्स। डेलिबरेट पॉलिसी आ जाती है, मेजर कस्टमर्स जो है वो अलाउ कर सकते हैं डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स को। डिक्रीज इन दिस रेशियो ओवर टाइम इज जनरली पॉजिटिव मूव होते हैं ओकेजनली।
ये सिग्नल करते हैं कैश शॉर्टेजेस को। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड जो है वो कंपेयर करोगे क्रेडिट पॉलिसी सेट आउट इन टर्म्स एंड कंडीशन, और ये नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट्स, रिटेलर्स, अदर कैश बिजनेसेस जहाँ पे क्रेडिट सेल्स नहीं होती, वहां पे तो ज़ाहिर है भाई ये जीरो नेग्लिजिबल होते हैं। अगर होंगे भी तो बहुत कम। ठीक है, ये कंपैरेटिव पर्पस के लिए डिस्टॉर्टेड भी किए जा सकते हैं, वैट या अदर सेल टैक्सेस के लिए, डेट फैक्टरिंग अरेंजमेंट्स के लिए, सीजनल ट्रेडिंग वगैरह को भी देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है पेबल पेमेंट पीरियड। ये आपको बताता है कि जो आपने कैश पे करना था उसको काम होने कितना टाइम लगा, कितने टाइम में आपने पे कर दिया। तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। पेबल्स पेमेंट पीरियड एनालिसिस अगर आप निकालें तो पुअर रेपुटेशन है, स्लो पेयर, existing suppliers without suppliers for demanding cash on delivery, inability to take advantage of cash discounts। ठीक है, अब वही एग्जांपल पहले वाली, इसको कंटिन्यू करते हैं पहले वाली एग्जांपल को। करंट रेशो अगर निकालें 4940 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी 3150, 1.57 इज टू 1 पेपर है। क्विक रेशो 4940 माइनस इन्वेंट्री 1 माइनस 1970 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी 3150। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 0.94:1। एफिशिएंसी आपके आ गया रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, ट्रेड रिसीवेबल्स 2320, क्रेडिट सेल्स 19 350 365 44 डेज। पेबल पेमेंट पीरियड, ट्रेड पेबल्स 2370, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गए 1260 365 ये 71 डेज। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 1970, कॉस्ट ऑफ सेल्स 1260 365 ये कितना आ गया 59 डेज। आप देखो इसको देखते हुए एनालिसिस क्या आ रहे हैं कि काइजन कंपनी इस तरह की दिख रही है कि जेनेरियस दिख रही है सप्लायर्स का में, और कस्टमर्स को इतना बेहतर ये नहीं मैनेज कर पा रही। कस्टमर्स जो हैं वो कम टाइम ले रहे हैं, और सप्लायर को ये जल्दी पे कर सकते हैं। इम्प्रूव रिलेशनशिप्स की जरूरत है इनको करने की। ठीक है, फिर ओपनिंग ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो अमाउंट ऑफ टाइम दिखाता है इन डेज के भाई जो कि ऑर्गेनाइजेशन ले रही है टू कन्वर्ट रिसोर्स इनपुट इन्वेंट्री टू कैश रिसीट्स, यानी कि रिसोर्सेज को कैश में कन्वर्ट करने में कितना टाइम ले रहे हो। ये वर्किंग कैपिटल साइकिल है, और वर्किंग कैपिटल साइकिल हम लोग किस तरह कंप्यूट करते हैं, इन्वेंट्री डेज प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड माइनस अकाउंट पेबल डेज। ठीक है, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन्वेंट्री डेज इंक्लूड एवरेज टाइम रॉ मटेरियल आर हेल्ड एंड टाइम टेकन टू प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है, चलो जी। वर्किंग कैपिटल जो है वो डिफरेंस होता है बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। अगर साइकिल इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर है पुअर वर्किंग कैपिटल कंट्रोल है, डेलिबरेट पॉलिसी है टू फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स बाय गिविंग मोर एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड। ये दो रीजन हो सकती हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत डिपेंडेंट होती है टाइप ऑफ बिजनेस पे। फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट जो है उसका नेगेटिव साइकिल होता है, सुपरमार्केट कैश बिफोर पेइंग सप्लायर्स पे। ठीक है, एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट करता है एक्सेसिव इंटरेस्ट पेड पे, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इनकम पे, लॉस अपॉर्चुनिटीज पे। आप वही पहले वाली एग्जांपल निकाल लो। ऑपरेटिंग साइकिल फॉर काइजन कंपनी, इन्वेंट्री पीरियड कितना था 59, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड भी हम लोगों ने निकाला था 44 माइनस पेबल डेज 71, 32 डेज आ गया। द लॉन्गर साइकिल, लॉन्गर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज होता है, डिफरेंट आइटम्स लिंक हो रहे होते हैं, जैसे कस्टमर जो है बहुत ज्यादा टाइम ले रहे होते हैं कलेक्शन पे ऑफ करने में, बिजनेस को प्रॉब्लम हो रही होती है सप्लायर्स को पे करने में, और काइजन कंपनी जो है उसके पास जरूरत है कि वो लिमिट करे इस ऑपरेटिंग साइकिल को, किस तरह कस्टमर्स पे प्रेशर डाले कि भाई जल्दी पैसा निकालो यार। ठीक है, और ताकि वो फिर बाकी चीजें भी अपनी इंप्रूव कर सके। अब ये देखो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। रेवेन्यू आ गया 8790, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पीबीआईटी आ गया, इन्वेंट्री आ गई 670, ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया, ट्रेड पेबल्स आ गया, एसेट टर्नओवर रेशियो आ गया 0.6,
कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कैपिटल एम्प्लॉय, रिसीवेबल सिलेक्शन पीरियड, पेबल पेमेंट पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल। चलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट मार्जिन पीबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स कितना आ गया 35.5%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एसेट टर्नओवर 0.6, ये आ गया 21.3%। रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, ट्रेड रिसीवेबल 740 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स 30 into 365, 31 days। पेबल्स पेमेंट पीरियड, ट्रेड पेबल्स 560, कॉस्ट ऑफ सेल्स 4430, कितना आ गया 46 days। 365 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री 670, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 365, कितना आ जाएगा 55 days। ऑपरेटिंग साइकिल, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 55, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड 31 माइनस पेबल पेमेंट 46, कितना आ जाएगा 40 days। अब पोजीशन रेशियोज मैंने आपको बताया था, फोकस करते हैं कि किस तरह कंपनी फाइनेंस हुई है, इंडिकेट करते हैं करंट फाइनेंसिंग मिक्स वेल हुई है या नहीं, या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर दो तरह के रेशियोज आते हैं, गियरिंग रेशियो और इंटरेस्ट कवर। गियरिंग रेशियो हमारे पास एक है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100%। गियरिंग रेशियो लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100%। डेट इंक्लूड करता है लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स, प्रिफर करता है बैंक ओवरड्राफ्ट्स को। इक्विटी रेजिजुअल होती है आपकी, ठीक है, रिजर्व्स को देख रही होती है। गियरिंग रेशियो एनालिसिस करता है लेवल ऑफ गियरिंग, जो कि रिफ्लेक्ट करता है मेन बेनिफिट्स को। डेब्ट फाइनेंस डीपर होती है देन इक्विटी, डेब्ट फाइनेंस इंक्रीज करता है रिस्क टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। प्रिफर्ड शेयर जो होते हैं जनरली ट्रीट होते हैं डेब्ट अगर रिडीमेबल हो, बैंक बोरिंग इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। और फाइनेंस बैलेंस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देख रहा होता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग जो होती है वो परमानेंट एक्सपेंशन के लिए नहीं होती। हाई गियरिंग सूट्स करती है एंटिटीज जिसकी स्टेबल प्रॉफिट्स हो और सिक्योरिटी के लिए, फॉर एग्जांपल जो कि होटल या लीजर सर्विस इंडस्ट्री में होती है। अब ये देखो, इक्विटी है ए बी सी की 10,000, 3,000, 7,500, लोन नोट्स 0, 7,000, 2,500, कैपिटल एम्प्लॉयड 10,000, 10,000, 10,000। इसकी तो गियरिंग ही कोई नहीं है ए की। इसकी देखो 70%, इसकी 25%, इसकी हाई आ रही है बी की, सी की लो आ रही, ठीक है। इस तरह ये चलेगा। इंटरेस्ट कवर क्या है? इंटरेस्ट कवर ये बताता है कि आपके पास कितना प्रॉफिट है मौजूद है इंटरेस्ट पेमेंट्स अपनी उतारने के लिए, ठीक है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट एक्सपेंस किस तरह निकालोगे, इंटरेस्ट पे प्लस क्लोजिंग एक्चुअल माइनस ओपनिंग एक्चुअल। इंटरेस्ट कवर एनालिसिस कवर करता है इंटरेस्ट कवर बिलो 1.0, इंडिकेट करता है कि जी आप मीट नहीं कर पाओगे इंटरेस्ट चार्जेस को। रेशियो ऑफ लेस देन टू जनरली अनसेटिस्फैक्टरी होता है, ग्रेटर देन वन कि भाई आप कर सकते हो पेमेंट। पोटेंशियल डिफिकल्टी होती है, प्रॉफिट्स ओवरऑल कम होते हैं, गोइंग कंसर्न आपकी खतरे में होती है, लाल बत्ती बज रही होती है इसकी, ठीक है। अब ओवर ट्रेडिंग क्या है? जो इंक्रीज यानी तब अराइज होती है जब आपके पास इन्वेंट्री वगैरह बहुत ज्यादा पड़ी हुई है और सेल्स इतनी हो नहीं रही है, ठीक है। और ये बंदा ये क्या सिम्टम्स होते हैं कि भाई आप सेल्स ग्रोथ बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, इन्वेंट्रीज रिसेवेबल्स पेबल्स आपके बढ़े जा रहे हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके कम हो रहे हैं। कस्टमर्स जो हैं उनके पास से आपकी कलेक्शन इतनी तेजी से हो नहीं पा रही है, ठीक है। अब वो एग्जांपल थ्री हमारे पास चल रही है, गियरिंग रेशियो लॉन्ग टर्म डेट 9,500, जिसमें इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट आ गई मल्टीप्लाई बाय 100%, कितनी आ गई 31.4, ठीक है। अच्छा जी, फाइनेंशियल गियरिंग लॉन्ग टर्म डेट 9,500, 2,740 इंटू 100%, 45.8। इंटरेस्ट कवर पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्ज 6.03, ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब आप ओके जा रहे हो।
अच्छा जी। आप, ये हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है आगे, एक और। हाँ, आप इन रेशियो से देखो, आपको पता क्या चल रहा है कि काइजन कंपनी जो है कमिटमेंट टू पे फाइनेंस कॉस्ट कंफर्टेबली अपनी पे कर सकती है। ठीक है, अब लिंक्स देखो रेशियोज में आप किस तरह दिखाओगे। रेवेन्यू को आप लिंक कर रहे होगे सेल्स रेवेन्यू को, कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह से, एक्सपेंसेस से। ठीक है, ऐसे टर्नओवर को आप लिंक कर रहे होगे कैपिटल से, इंक्रीज टर्नओवर से। ठीक है, मैचिंग आप देख रहे होगे, कंपेयर कर रहे होगे लेवल ऑफ करंट एसेट्स को विद लॉन्ग टर्म फंडिंग से, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह से। ओवर ट्रेडिंग आपको पता चलेगा जब इन्वेंट्रीज बहुत पड़ी हुई है, रिसीवेबल्स बहुत हैं, पेबल्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, कैश आपका गिर रहा है। और ये ओवर कैपिटलाइजेशन की भी एक तरह से ये निशानी है। ठीक है, आगे बढ़ो। लिक्विडिटी, जब आपका रिसीवेबल्स कलेक्शन गिर रहा है, इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है, पेबल्स आपका बढ़ता जा रहा है, उससे आपको पता चलेगा। गेयरिंग इंक्रीज का मतलब है लोन जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह में आप लगाए जा रहे हो, और इंडस्ट्री एवरेज का भी आपने इसमें ख्याल रखना है। फिर फाइनली आप अपनी कंक्लूजन दे दोगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने काइजन कंपनी के देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकाले थे, फिर रिटर्न रेशियोज निकाले थे, फिर लिक्विडिटी रेशियोज निकाले थे। ठीक है, फिर डेट गियरिंग निकाली, और उसके बाद आप देखो डिफरेंट लोगों के रिस्पॉन्सेज शेयर होल्डर्स के लिहाज से काइजन की। आई एम प्लीज विद दिस रिपोर्ट, आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन प्रॉफिटेबिलिटी सेक्शन। वो प्रॉफिटेबिलिटी सेक्शन जाके देख लेगा। फाइनेंस प्रोवाइडर भाई, फाइनेंस अच्छा है, गेयरिंग वगैरह इतनी ज्यादा नहीं है, मेंटेन जा रही है। ठीक है, मैनेजर, मैनेजर को थोड़ी टेंशन है, क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, कैश आपका अटका हुआ है, तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। एम्प्लॉय, उसको तो बोनस से मतलब है, मासूम को तो भाई प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं खुश है। सप्लायर, उसको भाई लिक्विडिटी सेक्शन से मतलब है, कि भाई मुझे टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, और गेयरिंग सेक्शन से उसको मतलब है, फिर ये आम जनता, मेंबर ऑफ द पब्लिक, एक्सेसिव प्रॉफिट नहीं आ रहा है भाई, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे मिल रहे हैं तो मैं खरीदने में खुश हूँ। ठीक है, फिर ये हमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिली है। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये देखो आ रही है हमारे पास। ठीक है, 795,133,2। इन्वेंट्री हमारे पास 2852, रिसीवेबल्स 98,154 और 10 गिर रहा है कैश। 8 रेशो चाहिए खाली हम, लेकिन अपना काम है ज्यादा देना यार। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जीपी 230, सेल्स 400 मल्टीप्लाई 157.5, लांबा 370 और 900 इंटू 141.1%। नेट प्रॉफिट मार्जिन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 70 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 117.5, और लाम्डा का 160 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 117.8%। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 70 divided by 816 200 8.1%, और 160 divided by 1360 into 100 11.9। non-current assets turnover 400 divided by 795.50, lambda का 900 divided by 1332.68 आ गया। inventory holding period 28 divided by 170 into 365 60 days, 52 divided by 530 into 365 36 days। customer obligation period, customer collection period यानी कि receivables collection period 98 divided 400 into 365 89। lambda का 150 divided by 900 61 बेहतर है। payables payment period 15 divided by 173 32, 120 divided by 530 365 88। current ratio 130 minus 28, 1 is to 6 is to 1, 212 minus 52.8 is to 1। debt equity ratio 300 516 254, 50 divided by 1 1300 14%। अब which of the following is most likely to lead to an increase in company financial gearing ratio?
bonus issue of shares, converting a bank loan into a overdraft, increasing cash operative debt to a सही है। फिर ड्राइवर कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर द ईयर 21 to 18% अगर आपका आ रहा है तो क्या होगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइक टू हैव कॉज्ड द फॉल, अंडर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज इन जनवरी, एक्स4 wrongly recorded, a fall in quality of sales, blah blah blah। फिर टैक्स कंपनी the following working capital ratios, ये ratios आ रहे हैं आपके जी। which of the following statement is false, Jackson company operating cycle lower in 2000x1, receiving money from customer and all that। ठीक है, अब ये देखते हैं। चलो, पहले का करेक्ट आंसर डी है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर रिड्यूस करेगा इक्विटी फंडिंग को। करेक्ट। सेकंड का करेक्ट आंसर सी है, परचेज इन जनवरी जो है रॉन्गली रिकॉर्ड हो गई। और थर्ड का आंसर ई है कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज डैक्सन कंपनी के रेशियोज को इंक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज इन्वेंट्री जो है वो पार्ट ऑफ क्विक रेशियो नहीं होता। और यहाँ पे आके हमारा ये एरिया खत्म हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और अगर कोई सवाल वगैरह है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।